नाज़रीन, इस्लामी दुनिया का पहला स्टेल्थ फाइटर जेट और वो भी 5th जनरेशन का उड़ान भरने को तैयार है, अपनी परवाज के लिए तैयार है। और नाज़रीन, परवाज बुलंद करने से पहले इमेजिन व्हाट, सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क उसकी ख़रीदारी के लिए पहुंच चुका है। वेस्ट के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। अमेरिका में और इसके साथ साथ यूरोप में कुछ अपसेट्स बहुत बड़े सामने आएंगे इस डील के बाद, जो कि दुनिया के सबसे बड़े इस्लामी मुल्क ने की है। कुछ टेंशन्स क्रिएट होगी। और नाज़रीन, मुस्लिम दुनिया के अंदर कोई स्टेल्थ फाइटर जेट 5th जनरेशन का नहीं था। ये यूरोप के अंदर मौजूद था और इसके साथ साथ अमेरिका के अंदर मौजूद था। अब नाज़रीन, वो स्टेल्थ फाइटर जेट मुस्लिम दुनिया के पास भी आ चुके हैं, क्योंकि न तो मगरिब ने ये स्टेल्थ फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी मुस्लिम दुनिया को देनी थी, किसी भी मुस्लिम मुल्क को नहीं देना था। इसके साथ साथ यूरोप भी अपनी टेक्नोलॉजी, अपना सोर्स कोड क्यों फराहम करेगा मुस्लिम दुनिया को। उसके बाद नाज़रीन, 3 ममालिक के इश्तराक से 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट पर काम शुरू होता है। और जब वो अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल होता है, वो प्रोजेक्ट जब वो फाइनल फेज में दाखिल होता है, फिजा के अंदर अपनी परवाज को बुलंद करने के लिए तैयार होता है, तो उससे चंद लम्हे पहले ही एक बहुत बड़ी डील हो जाती है। और वो मुल्क डील करता है जो कि राफेल खरीदने वाला था। वो मुल्क डील करता है जो कि राफेल से पहले अमेरिका के F-15 खरीदने वाला था। लेकिन सब कुछ कैंसिल हो चुका है। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि अमेरिका ने एक मर्तबा फिर से भारत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। वो कैसे, ये सब आपको बताएंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं वो कौन सा मुस्लिम दुनिया का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है जो अपनी परवाज बुलंद करने को तैयार है। जी हाँ नाज़रीन, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, और अगर नहीं सोच रहे तो हम आपको बताते हैं, वो है कान। जी हाँ नाज़रीन, कान, ये जो तुर्किया, पाकिस्तान और आज़रबाईजान के इश्तराक से प्रोजेक्ट अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल होता हुआ चला जा रहा है। और ये पहला ऐसा 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है जो मुस्लिम दुनिया तैयार कर रही है, क्योंकि फ्रांस के पास जो है, अगर आप देखें, उनके पास राफेल तैयारे हैं 4.5th जनरेशन के। अब इस्लामी मुल्क जो है, जिसकी हम आपको बात कर रहे थे कि उसने डील कर ली है और खरीदारी का फैसला कर ली ये 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट, तो वो नाज़रीन इंडोनेशिया है। जी हाँ, इसकी तस्दीक भी आ चुकी है और ये खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं कि इंडोनेशिया अब 48 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स कान प्रोजेक्ट के लेगा। और नाज़रीन, ये इतनी बड़ी डील है, तकरीबन 10 अरब डॉलर की, 10 बिलियन डॉलर्स की ये बड़ी डील है। अब इससे पहले नाज़रीन, वो ये सोच रहे थे, वो क्योंकि उनकी दिफाई सलाहियतें अगर एयरफोर्स के हवाले से बात की जाए तो वो काफ़ी कमज़ोर होती हुई चली जा रही थी और उनकी टेक्नोलॉजी भी बड़ी पुरानी थी। उन्होंने पहले सोचा कि हम अमेरिका से F-15 खरीदते हैं, लेकिन वो डील नहीं हो सकी, डील कैंसिल हो जाती है। फिर उन्होंने सोचा कि हम राफेल तैयारे खरीदते हैं। राफेल तैयारे खरीदने का उन्होंने जब इरादा किया तो ये डील अपने फाइनल फेजेस में पहुंच चुकी थी, कंफर्मेशंस भी आ चुकी थी, तस्दीक भी हो चुकी थी। और लेकिन फिर एंड टाइम पे वो डील भी कैंसिल हो जाती है। वो डील जो उन्होंने राफेल की थी फ्रांस के साथ, नाज़रीन, उसके अंदर इन्होंने 42 राफेल तैयारे खरीदने थे और उसकी तकरीबन कॉस्ट जो बताई जा रही थी 8.1 बिलियन डॉलर इसकी कॉस्ट बताई जा रही थी। लेकिन वो डील भी बिलाखिर जो है अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच सकी, बल्कि पहले ही वो कैंसिल हो गई। और आप सब जानते हैं कि वो कैंसिल क्यों हुई, क्योंकि जिस तरीके से भारत ने राफेल तैयारों का हाल किया, हमारे J-10C और JF-17 थंडर के सामने वो जिस तरीके से बेबस दिखाई दिए, और वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जिसको कह रहे थे, जिसको बड़ा एक गरूर और तकब्बुर की अलामत करार दे रहे थे अपने लिए, और वो गुमान कर रहे थे कि राफेल के सामने कोई टेक्नोलॉजी नहीं गिर पाएगी, कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं टिक पाएगी, और ये वो तैयारे हैं जिनको आज तक किसी ने मात नहीं दी। ये सारी बातें वो थी जो कि भारत कर रहा था। लेकिन नाज़रीन, फिर पाकिस्तान जब फिजा के अंदर अपने शाहीनों के साथ परवाज बुलंद करता है तो फिर पूरी दुनिया ने देखा कि फिजा में बर्तरी किसने हासिल की, ऑब्वियसली पाकिस्तान ने। तो वहां पर जो भारत ने जिस तरीके से टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज किया, उस टेक्नोलॉजी पर एक सवालिया निशान बन गया। ऑल्दो राफेल इज अ गुड टेक्नोलॉजी, हमने इसकी तारीफ की थी, दुनिया के अंदर इसकी तारीफ की जाती है, लेकिन इट इज द पर्सन बिहाइंड दैट टेक्नोलॉजी हु ऑपरेट्स इट। वो शख्स
वो बंदा, वो फौजी अफसर, वो एहलकार कितना कैपेबल है। तो उनकी कैपेबिलिटी की वजह से, जो जिस कैपेबिलिटी के ऊपर हम हमेशा एक क्वेश्चन मार्क डालते हैं, जो कि भारत के अंदर हादसात रूनुमा होते हैं, जो भारत की फोर्सेस के अंदर हमेशा से जो इंसिडेंट्स रिपोर्ट होते हैं, वो इज्जतों को जो पामाल किया जाता है, वो जो अपने दीगर वो एहलकारों के साथ जिस तरीके से सलूक किया जाता है, जुल्म और जबर की इंतहा की जाती है, तो वो चीज़ें जब हम रिपोर्ट करते हैं तो वो उनकी अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन उसके साथ साथ जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया, तो अब उसकी वजह से वो इक्विपमेंट्स जो वो यूज कर रहे हैं उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गया। और उसकी वजह से नाज़रीन फिर बहुत सी डील्स भी कैंसिल हुई। फिर फ्रांस बेचारे, जो कि अपने राफेल तैयारे पूरी दुनिया को प्रेजेंट कर रहे थे कि अनडिस्ट्रक्टेबल है, इसको कोई नहीं गिरा सकता, मात दे सकता, उनकी मार्केट भी काफी डाउन हुई और उनके शेयर्स भी काफी कम हो गए। नाज़रीन, इंडोनेशिया जो कि राफेल तैयारे खरीदने वाला था, फिर उन्होंने ऐन मौके पर डील कैंसिल कर दी और अब दुनिया की तीसरी बड़ी दिफाई एग्जीबिशन, डिफेंस का मेला, जो कि तुर्किया के अंदर सजा हुआ था, अब वहां पर उन्होंने बहुत सा अपना जो दिफाई स्ट्रक्चर है और बहुत से अपने वेपन्स हैं उनको शोकेस किया और दुनिया में बड़ी वाहवाही भी की गई। जिस तरीके से उन्होंने अपने मिसाइल्स शो करवाए, जिस तरीके से पहला उन्होंने अपना हाइपरसोनिक मिसाइल पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट किया, दैट वाज रियली अमेजिंग। उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने ड्रोन्स प्रेजेंट किए, पाकिस्तान ने अपनी दिफाई सलाहियतें और पाकिस्तान ने अपनी टेक्नोलॉजी, शेपर ड्रोन्स पाकिस्तान ने जिस तरीके से वहां पर प्रेजेंट किए, पाकिस्तान ने अपना फतेह का जो रॉकेट मिसाइल सिस्टम है उसको जिस तरीके से वहां पर प्रेजेंट किया और दीगर अपने वेपन्स वहां पर जिस तरीके से पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने पोर्ट्रे किए, प्रेजेंट किए, दैट वाज क्वाइट अमेजिंग। और पूरी दुनिया फिर पाकिस्तान की जानिब मुतवज्जो थी, पूरी दुनिया तुर्किया की जानिब मुतवज्जो थी। 44 ममालिक के स्टॉल्स वहां पर लगे थे, लेकिन तवज्जो का मरकज़ व महवर पाकिस्तान था या तो तुर्किया था। और हमने आपको बताया वहां पर कौन नहीं था, कोई नहीं था, तो वो था भारत नहीं था। रियाट में तो वो बेचारे सिर्फ चापलूसी के लिए आ गए थे, लेकिन वहां पर मुंह दिखाने के लिए भी वो नहीं है, जहां पर तकरीबन 100 से ज्यादा ममालिक के नुमाइंदगान शरीक हुए थे। अब नाज़रीन, वहां पर जब ये डिफेंस मेला सजा हुआ था, तो वहां पर तुर्किया का एक प्रोटोटाइप, ये जो कान का है उसका भी एक मॉडल रखा हुआ था, वर्चुअल मॉडल था। अब नाज़रीन, उस मॉडल के ऊपर पूरी दुनिया जानती थी कि काम हो रहा है और जिस तरीके से उन्होंने फिर प्रेजेंट किया, पोर्ट्रे किया, तो नाज़रीन इंडोनेशिया ने यह फैसला किया कि वो तुर्किया से ये प्रोजेक्ट के 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स खरीदेगा। अब नाज़रीन, अगर बात की जाए राफेल तैयारों की, तो राफेल तैयारे उन्हें काफी कॉस्टली पड़ रहे थे और वो थे भी 4.5th जनरेशन के। जी हाँ, 42 राफेल तैयारे 4.5th जनरेशन के, और वो थे तकरीबन 42 तैयारे जो थे $8.1 बिलियन के थे। अब अगर इनकी बात की जाए, ये कान के 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स की, एक तो है भी 5th जनरेशन स्टेल्थ है, और उसके बाद नाज़रीन $10 बिलियन, वो $8 अरब थे, लेकिन 4.5th जनरेशन थी, 42 तैयारे थे। ये 48 तैयारे हैं, $10 बिलियन के हैं और 5th जनरेशन के। नाज़रीन, अब सवाल यहां पर कुछ ये पैदा होते हैं जहन में कि उन्होंने इतना बड़ा आखिर फैसला क्यों किया, क्योंकि नाज़रीन सोर्स कोड टेक्नोलॉजी अपनी ट्रांसफर तो बिल्कुल भी नहीं करनी थी फ्रांस ने। फ्रांस कभी भी अपना सोर्स कोड इंडोनेशिया को ना देता, उन्होंने भारत को इनकार कर दिया, तो फिर इंडोनेशिया को वो कैसे फराहम करता। इस राफेल तैयारे के अंदर ना तो आपकी कोई टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट हो सकती थी, ना आपका कोई मिसाइल लग सकता था। अगर आप अमेरिका के मिसाइल इस्तेमाल करते हैं, अगर आप रूस के मिसाइल इस्तेमाल करते हैं, अगर आप अपने मिसाइल भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो रॉकेट्स या मिसाइल जो है वो आप कैसे नस्ब करेंगे उस फाइटर जेट पर जिसके साथ इंटीग्रेशन ही नहीं हो सकती। तो नाज़रीन, इन वजूहात की बिना पर, सिर्फ ये एक वजह नहीं है, इसकी प्राइस, इसके दीगर स्पेक्स, इसकी टेक्नोलॉजी, इन तमाम तर वजूहात को देखते हुए इंडोनेशिया ने यह फैसला किया कि वो तुर्किया के साथ मुआहिदा करता है रादर देन डूइंग अ डील विद फ्रांस। तो नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ये उनके लिए बड़ी एक खुशाइंद बात है। अब नाज़रीन, पाकिस्तान को भी इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। अगर इंडोनेशिया को तैयारे मिल रहे हैं तो ऐन मुमकिन है कि उससे पहले पाकिस्तान को ये 5th जनरेशन के लड़ाका तैयारे मिल जाए, क्योंकि इसके अंदर जो पाकिस्तान है वो तुर्किया का शराकतदार है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो कि मुकम्मल तेज की जा चुकी है, और मैन्युफैक्चरिंग इसकी तेज होने के साथ साथ जो इसके प्रोटोटाइप्स है उसका भी ऑर्डर दे दिया गया है। एक प्रोटोटाइप इसका लैंड के लिए और 2 प्रोटोटाइप्स इसके फिजा में उड़ने के लिए जो है वो तैयार किए जाएंगे, जो कि अप्रैल 2026
उसमें परवाज बुलंद करेगा। जी हाँ नाज़रीन, तो ऐन मुमकिन है क्योंकि ये खबरें ज़ेर गर्दिश थी कि 2025 के स्टार्ट में ये खबरें मौसूल हुई थी कि पाकिस्तान के अंदर भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग, इसकी प्रोडक्शन का आगाज़ किया जा सके। तो नाज़रीन, पाकिस्तान में भी ये कान प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है क्योंकि दीगर हमारी दिफाई डील्स, उनके साथ दीगर हमारी वेपन की डील्स जो हैं वो तुर्किया के साथ जारी और सारी हैं, हमारी बहरिया की डील्स जारी और सारी है, हमारी मिसाइल्स की, हमारे रॉकेट्स की, हमारे ड्रोन्स की, क्योंकि तुर्किया और चीन जो है पाकिस्तान के दिफाई महकमे के हवाले से, दिफाई शोबे के हवाले से, डिफेंस के हवाले से सबसे बड़े शराकतदार हैं। तो नाज़रीन, दैट्स द रीज़न हमारी उनके साथ डील्स तो बहुत जल्द चल रही हैं। लेकिन खुशी की बात यह है, अच्छी खबर यह है कि 5th जनरेशन का ये स्टेल्थ फाइटर जेट मुस्लिम दुनिया के अंदर आने वाला है और ये पाकिस्तान के लिए बड़ी एक अच्छी खबर है क्योंकि पाकिस्तान ने इससे पहले चीन के साथ मिलकर JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो बनाया था, अगर ये कान प्रोजेक्ट जो कि अपने इख्तितामी मराहिल में अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो इट विल बी अ ह्यूज अचीवमेंट, इट विल बी अ ह्यूज सक्सेस फॉर पाकिस्तान। और फिर पाकिस्तान के पास उनका अपना 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट होगा। फिर पाकिस्तान को किसी और मुल्क की, किसी और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत ही नहीं है। और नाज़रीन, फिर भारत के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी क्योंकि भारत जो कि अभी तक अपने प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल तौर पर पूरा नहीं कर सका, वो फिर ये सोचेगा कि वो रूस से खरीदे 5th जनरेशन या फिर अमेरिका की तरफ झुके 5th जनरेशन के लिए। और दोनों जानिब से उनको शटअप कॉल ही मिलनी है क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने माजी में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, कोई भी मुल्क अब उन पर ट्रस्ट नहीं करेगा। नाज़रीन, ट्रस्ट तो उन पर कोई मुल्क नहीं करेगा, लेकिन एक खबर ये भी है कि भारत की उम्मीदों पर पानी फिर गया। एक मरतबा फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने पानी फेर दिया है। उनको जहाज मिलते हैं या फिर नहीं मिलते, ये तो मुस्तकबिल की बात है, लेकिन अब उनकी उम्मीदों पर पानी किस तरीके से फिरा है कि अमेरिकी सदर ने एक मरतबा फिर पाक भारत जंग को रुकवाने में अपने किरदार को बयान कर दिया है। भारत जो कि हमेशा से ये कह रहा था कि जंग रिक्वेस्ट की बिना पर रुकवाई गई, जंग इस वजह से रुकवाई गई, जंग उस वजह से रुकवाई गई। और हमने रिसेंटली अपने व्लॉग्स में आपको बताया था कि तकरीबन 25 मरतबा डोनाल्ड ट्रंप इस बात की तस्दीक कर चुके हैं, इस बात को अलल ऐलान बयान कर चुके हैं कि हमने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। ये एक एटमी जंग दो ममालिक के दरमियान हो सकती थी। खदशा पैदा हुआ था कि दोनों ममालिक के दरमियान ये जंग एटमी शिद्दत इख्तियार कर जाएगी। और नाज़रीन, दैट्स द रीज़न उन्होंने फिर कहा कि हमने बड़ा एक मौसर किरदार अदा किया। अब नाज़रीन, कैम्बोडिया और उसके साथ साथ थाईलैंड के दरमियान जो सरहदी कशीदगी और वो तनाज़ा जो शिद्दत इख्तियार कर चुका है, इसके मुतालिक डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर एक ट्वीट की और उसमें उन्होंने कहा कि मैं दोनों ममालिक से राब्ते में हूँ और दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी को रुकवाने के लिए, कम करने के लिए इक़दामात कर रहा हूँ। मेरा वज़ीर आज़म से भी राब्ता हुआ है, सदर से भी राब्ता हुआ है। और इस सिचुएशन को देखते हुए मुझे पाकिस्तान और भारत की सिचुएशन याद आ गई है। जिस तरीके से हमने कामयाबी से पाकिस्तान और भारत की कशीदगी को रोका था, तो नाज़रीन ये अब उन्होंने कहा है कि अगर दोनों ममालिक जंग को नहीं रोकते, दोनों ममालिक अगर कोई मज़ीद मिस एडवेंचर करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हलाकतों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है, तो फिर हम दोनों ममालिक के साथ तिजारती ताल्लुकात को ख़त्म कर देंगे। उनको भी वही धमकी दी है जो पाकिस्तान और भारत को दी थी। और नाज़रीन, अब देखना ये है कि भारत वो जो एक्सेप्ट कर रहा था बेचारा, कि ये बार बार कह रहा था कि हमने जंग खुद नहीं रोकी बल्कि हमें कहा गया था रोकने का और हमें रिक्वेस्ट आई थी। अब नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसने बार बार इस बात को बयान किया है कि उन्होंने जंग रुकवाई क्योंकि भारत की जानिब से ये रिक्वेस्ट आई थी। तो नाज़रीन, भारत अपनी हठधर्मी पर बिल्कुल कायम दायम है, हम उनसे और कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। लेकिन इसके साथ साथ अब भारत की पार्लियामेंट के अंदर मोदी के लिए टेंशन्स जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि तमाम तर सियासी जमातें जो हैं वो मोदी के बयानिए से और इसके साथ साथ मोदी के जो वो एक हिंदुत्व का एजेंडा और नज़रिया है उससे इख्तलाफात करते हैं। मोदी के लिए अब मुस्तकबिल में कोई अपॉर्चुनिटी होगी या फिर नहीं, ये वक्त ही बताएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।